वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के जो बयानात हैं और उनके बायस उनके लिए और जमात के लिए जो मुश्किलात पैदा हो रही हैं और उनके ऊपर जो रद्द अमल भी आ रहा है। आज हम बात करेंगे जो फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ जलसे से ख़िताब करते हुए इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट के हवाले से गुफ्तगू की। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि जो नवाज़ शरीफ साहब है और माफ़ करिएगा जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब है और आसिफ अली ज़रदारी साहब हैं, उनकी कोशिश ये है कि वो अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ नवंबर में तैनात करे। इस इल्ज़ाम के ऊपर एक बहुत शदीद रद्द अमल आया है। हुकूमत की तरफ से तो शदीद तनकीद हुई ही है, मगर साथ साथ आज ISPR की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी की गई है। उसमें कहा गया है कि ये एक नाजुक वक्त है जिसमें पाक फ़ौज की जो सीनियर क़यादत है उसको मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक है और फ़ौज में इस बयान के ऊपर शदीद गम व गुस्सा पाया जाता है। ये तीसरा ऐसा मौका है पिछले दिनों में कि इमरान खान साहब की कोई तकरीर या बयान के ऊपर या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जमात है उसके किसी बयान के ऊपर इतनी तनकीद हुई है या कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी बनी है। इससे पहले इमरान खान साहब को इस्लामाबाद के जलसे के दौरान जो उन्होंने खातून जज को धमकी दी, उस हवाले से एक दहशतगर्दी का जो था वो केस बनाया गया और फिर इसी हवाले से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी प्रोसीडिंग्स जो हैं अब वो जारी हैं। उसके बाद जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं शौकत तरीन साहब, उनकी और जो खैबर पख्तूनख्वा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं तैमूर झगड़ा साहब, उनकी एक ऑडियो लीक जो थी वो सामने आई जिसमें वो दोनों गुफ्तगू कर रहे हैं और IMF प्रोग्राम के हवाले से बात करें कि कैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है जो कमिटमेंट थी सरप्लस बजट की उसको पूरा नहीं कर सकते। इससे पहले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं शहबाज गिल साहब, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगा है और वो मुकदमे में गिरफ़्तार हुए हैं। वफाकी वज़ीर दिफ़ा जो है ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने भी आज इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें इशारा दिया कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक तवील कानूनी जंग जो है वो शुरू हो सकती है। इसके साथ साथ अगर इमरान खान साहब की तकरीरों का वैसे ज़िक्र करें तो ये अहम बात है कि वो बार बार जो है ये कह रहे हैं कि अगर जल्द इंतखाबात का ऐलान नहीं हुआ तो वो इस्लामाबाद का रुख कर सकते हैं। ये सारा मामला जो है एक तरफ केसेस है, दूसरी तरफ सियासी तनकीद है, इदारों की तरफ से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है, तनकीद हो रही है। ये कितनी मुश्किल या चैलेंजिंग सूरत हाल है एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं राना गुलजार खान साहिबा, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमारे साथ मौजूद हैं जैगम खान साहब, एक सीनियर तज्ज़ियाकार है। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शांदाना साहिबा, आप से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इमरान खान साहब का एक और बयान जलसे में तकरीर के दौरान, उस पर भी बहुत तनकीद हुई है। ISPR का भी रद्द अमल आया है। कितना मुश्किल है ये आप सबके लिए, या आपके ख़याल में कोई इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा इमरान खान साहब को भी और जमात को भी? शुक्रिया आरफा। एक्चुअली आपने इंट्रोडक्शन में काफ़ी सारी बातें बताई जो मैं इंटरेस्ट से सुन रही थी। एक जी शांदाना साहबा, माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात को काट रही हूँ। वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन, यहाँ पे लेते एक छोटी, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शांदाना गुलजार साहिबा से और जैगम खान साहब से, और हम उनसे बात करें इमरान खान साहब के जो मुख्तलिफ बयानात हैं जिनके ऊपर रद्द अमल आ रहा है, तनकीद भी हो रही है और कुछ इंस्टेंसेस में केसेस भी बन रहे हैं। जी शांदाना साहिबा, कितना मसला है ये आपके लिए, कितना चैलेंजिंग ये है, या आपके ख़्याल में आप लोगों की जमात इतनी पॉपुलर है कि इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? शुक्रिया आरफा। देखिए, अगर हम स्टार्ट करें 9 अप्रैल से, जब या ये साइफर से हम स्टार्ट करें कि पाकिस्तान जिस तकलीफ से गुजर रहा पिछले 4 महीनों से, जो लोग महंगाई मुकाने आए थे वो तबाही फेरती है, मार्केट्स तबाह हो गए।
पेट्रोलियम गैस खाना वो इंसान की रीच से बाहर होगी 42%। फ्लड्स में आपने देखिए क्या तबाही मची। आपने देख लिया कि फ्लड्स में कितने एमएनएज ने अपने पैसे विड्रॉ कर लिए पीएम फंड से, वो कहते हैं खुद हम डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं, हमें इश्यूज हैं। इस वक्त मुल्क में बहुत ही संजीदा और नाजुक हालात से हम चल रहे हैं, ठीक है। मैंने एक ट्वीट उस दिन किया था, उस ट्वीट के ऊपर अंसार बाजी साहब और कोई बेनज़ीर शाह साहिबा हैं, उन्होंने पता नहीं क्या गंदबला बोल दिया, जियोज ने पता नहीं क्या कह दिया। उस पर तो खैर मैंने लॉ सूट स्टार्ट कर दिया लाइबल और डेफिनेशन का। पर आजकल माजरत के साथ आरफा बीबी झूठ का मौसम चल रहा है, तो थोड़ा सा ज़रा ख्याल से चलना पड़ता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हिस्ट्री से। आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब जनरल ज़िया को लगाने का टाइम था एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो भुट्टो साहब ने 4 लोगों को ओवरराइड किया था, सीनियरिटी को इग्नोर करके उन्होंने अपनी मर्जी का एक आर्मी चीफ लगाया जो उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में बेस्ट था। अब उनकी नज़र में मेरिट क्या था, बेस्ट क्या था, उन्होंने कर दिया। इसी तरह मियां नवाज शरीफ ने जब जनरल मुशर्रफ को लगाना था, उन्होंने भी 3-4 जनरल्स को सुपरसीड कर दिया था। ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं, ये होता रहता है। लेकिन पहले इंटरनेट का ज़माना नहीं था, पहले अवाम आपकी इतनी जवान नहीं थी, पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और तीसरी जो सबसे ख़तरनाक बात है इस ज़ुमरे में, इमरान खान की कल की स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ एक ऐसा आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं, पोटेंशियल आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं। उन्होंने सीनियर रैंक्स की बात नहीं की, उन्होंने एग्जैक्टली भी जनरल ज़िया वाला, भुट्टो वाला, मुशर्रफ वाला, नवाज शरीफ वाली बात याद दिलाई कि वो एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो उनकी चोरी को ओवरलुक करेगा। अब मैं ना इसमें मेरिट की उन्होंने बात की, मैंने तो पूरी उनकी स्टेटमेंट 10 दफ़ा सुनी कि क्या उन्होंने ऐसे कहा जिसमें नाराजगी हुई। फिर मैंने ISPR की स्टेटमेंट देखी, वो कह रहे हैं कि ये दिस इज एन अटेम्प्ट टू मलाइन सीनियर लीडरशिप। अब रिजम्पशन ये है कि जितनी सीनियर लीडरशिप अभी है वो इज इन लाइन टू बी नेक्स्ट आर्मी चीफ। खान साहब ने तो बात बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो क्लियरली कह दिया कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ बिजी है ढूंढने में ऐसा बंदा। स्टेटमेंट में कोई मसला नहीं है तो ये रिएक्शन क्यों आया है शानदाना साहब? आई यू सेइंग कि जो ISPR की प्रेस रिलीज है या जो हुकूमत बात कर रही है वो सब ऐसे ही हवा में गुफ्तगू कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म है? हुकूमत का जो है ना माशाल्लाह, वो तो उनको 0/अंडा में रेटिंग देती हूँ जो उनकी बातें होती हैं। माजरत के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान में तबाही फेरी है, उनकी एक्सपर्ट इकोनॉमिक टीम, एक्सपीरियंसेस, उनका ये वो तो सारा पानी में उनका चला गया। अवाम ने उनको अब छोड़ दिया और पंजाब का इलेक्शन शुड बी इनफ ऑफ अ साइन फॉर यू। जहाँ पे ISPR की बात है वो मैं इसलिए सीरियसली लेती हूँ कि यूजुअली ISPR से हमेशा प्रोफेशनल बैलेंस स्टेटमेंट्स आती हैं। जी ज़ैगम साहब, शानदाना साहिबा की बात आपने सुनी। असर शोर तो सुबह से मचा हुआ है, पहली मर्तबा नहीं है कि खान साहब ने फ़ौज के हवाले से कोई स्टेटमेंट दी हो। इनफैक्ट जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब भी वो इस तरह की मेरे ख़्याल में गुफ्तगू करते थे कि चॉइस और कोई नहीं है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर? क्या सचमुच आज की जो स्टेटमेंट थी, गुज़िश्ता रोज़ की स्टेटमेंट थी, वो कोई बहुत यूनिक थी? जो तनकीद हुई वो आपके ख्याल में कितनी जायज़ इन द सेंस कि जस्टिफाइड है इन टर्म्स ऑफ द स्टेटमेंट, या एक पूरा पैटर्न हमें नज़र आ रहा है? ये बहुत यूनिक और बड़ी मुख्तलिफ भी है। मेरे ख्याल में जब हम फ़ौज को देखते हैं तो हमें 2 हिस्सों में पाकिस्तानी फ़ौज को 2 रोल्स के हिसाब से, नॉट इन टर्म्स ऑफ पीपल बट इन टर्म्स ऑफ रोल्स, हमें देखना चाहिए। एक है मिलिट्री का वो रोल जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, जिसकी एक हिस्ट्री है, जिस पे बात होती है और होती रहेगी, क्योंकि वो एक पार्ट है कि एक रोल मिलिट्री ने प्ले किया है पॉलिटिकल डोमेन में, उस डोमेन में जो उनका इंस्टीट्यूशनल डोमेन नहीं है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन नहीं है, उस पर बात करना एक अलग बात है। आप बात करते हैं, मैं बात करता हूँ, क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, और आम तौर पर उस क्रिटिसिज्म पर कोई रिएक्शन भी नहीं आता है। मैं 20 साल से क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मुझे आज तक किसी ने फ़ोन करके या किसी तरह नहीं कहा कि आप क्यों ये बात करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट पर क्यों आप एतराज़ करते हैं या सवाल उठाते हैं। लेकिन एक दूसरा रोल जो है वो मिलिट्री का रोल है, जो इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री जिसको कहते हैं। ये वो एरिया है जिसे आम तौर पर डिबेट से बाहर रखा जाता है और रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये उस रोल से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है। आम तौर पर अगर आप देखें तो तारीखी तौर पर जो इस्टेब्लिशमेंट पर
एतराज़ उठाया जाता रहा ख़ास तौर पर डेमोक्रेटिक सर्कल्स में, वो यही था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करें, उससे बाहर ना जाएं। इमरान खान साहब ने इस डिबेट को रिवर्स किया। उन्होंने ये बात कही कि आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हों और मेरी साइड पर इन्वॉल्व हों, क्योंकि ये हक और बातिल की जंग है, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 243, 244, 245 उनसे तकाजा करता है कि वो मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल रहें, इमरान खान ने कहा वो उसको फॉलो ना करें, न्यूट्रल ना रहें, उनको सपोर्ट दें। लेकिन अभी से जो एस्केलेशन आई है शहबाज गुल के बयान से, अगर आप देखिए, वो डायरेक्टली जो मिलिट्री का इंस्टीट्यूशनल डोमेन था उसके अंदर एक बड़े ख़तरनाक किस्म की, आप कह लीजिए कि एक बात थी, मुदाखलत थी, जिसमें शहबाज गुल ने फ़ौज को दो हिस्सों में तकसीम किया था। एक हिस्सा ऐसे है जो पीटीआई का सपोर्टर है और एक हिस्सा ऐसे है जिस पे उन्होंने कहा जो शायद पीटीआई का हम तो सपोर्टर बात करें इमरान खान साहब की स्टेटमेंट की, खास तौर पे जो गुज़िश्ता रोज़ जी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, इमरान खान ने अब उसको एक स्टेप आगे बढ़ाया है। इमरान खान को भी अगर आप देखें तो वो फौज को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं और इस बार उन्होंने फौज की आला तरीन क़यादत को दो हिस्सों में तकसीम किया। उनकी गुफ्तगू बड़ी वाज़ेह है, उसको किसी और तरह से इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल है। यानी ऐसे जनरल भी हैं जो तगड़े हैं और ऐसे भी हैं जो तगड़े नहीं हैं, ऐसे भी हैं जो कंप्रोमाइज्ड हैं या कंप्रोमाइज्ड हो सकते हैं और ऐसे भी हैं जो कंप्रोमाइज्ड नहीं हैं। ये दो हिस्सों में कुछ अच्छा। फिर उन्होंने ये सवाल भी उठा दिया कि इस आला तरीन क़यादत में यानी लेफ्टिनेंट जनरल के लेवल के जो लोग हैं उसमें कुछ कॉम्पिटेंट भी हैं और शायद इनकम्पिटेंट भी हैं। अब ऐसी डिवीजन इंस्टीट्यूशनल मिलिट्री में हमने नहीं देखी थी। देखिए जो आला तरीन क़यादत आती है उसमें से वज़ीर आज़म का हक है कि वो कुछ लोगों को पिक करते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तारीख़ी तौर पे हमने ये देखा है कि जो भी आदमी आता है वो इंस्टीट्यूशन के पीछे ही जाता है, वो वज़ीर आज़म को बहुत ज़्यादा घास नहीं डालता है। और इस लेवल पर आकर इसमें बहुत फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक जर्नल को, एक लेफ्टिनेंट जनरल को पिक कर रहे हैं या दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल को पिक कर रहे हैं। अगर 2-3 को सुपरसीड किया, जो किया जाता रहा, वो वज़ीर आज़म का हक था, लेकिन वो कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ किया जाए। आम तौर पर हुकूमतें इस फ़ियर में ज़रूर होती थी इस्टेब्लिशमेंट की हिस्ट्री की वजह से कि जिसको वो पिक कर रहे हैं कहीं उसकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उन मामलात में तो नहीं होगी जो मिलिट्री के मामलात नहीं हैं। ये सिर्फ उनकी कंसर्न रही है। लेकिन इमरान खान ने मेरे ख्याल में बहुत बड़ी रेड लाइन जो है वो क्रॉस की है और जो मामलात शहबाज गुल के बयान से पैदा हुए थे, मेरे ख्याल में अगर मैं शानदाना साहिबा के पास यही पॉइंट लेके जाऊं, शानदाना साहिबा आपने सुनी ज़ैगम साहब की गुफ्तगू, वो कह रहे हैं कि फ़र्क करने की कोशिश की है, रेड लाइन क्रॉस हुई है यहाँ। देखिए ज़ैगम खान की साहब की एक स्टेटमेंट से मुझे समझ आ गई कि ज़ैगम साहब को डेमोक्रेटिक इक़्तिदार से कितना प्यार होने का। वज़ीर आज़म को कोई भी आर्मी चीफ घास नहीं डालता, तो जब हेड ऑफ स्टेट को कोई घास नहीं डालेगा तो आपको तो समझ आएगी कि मैं कोशिश करूंगी कि ज़ैगम साहब से बहस ना करूं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद कुछ रह ही नहीं गया बहस करने के लिए। जहां तक बात है खान साहब की स्टेटमेंट पे, मैं वापस आपको उसी पे लेके आती हूँ। आरिफा खान साहब ने क्या कहा, 3 बातें। नंबर 1, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ मिल के एक ऐसा बंदा ढूंढ रहे हैं जो उनकी करप्शन को ओवरलुक करेगा। कहीं पे भी खान साहब ने ये नहीं कहा कि मुझे पता है कि अगला चीफ कौन होगा, 4 नाम किसके होंगे, 3 नाम किसके होंगे, करंट फेवरेट कैंडिडेट्स। उन्होंने कहीं पे ये बात नहीं, उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि मेरे आर्मी चीफ से इख्तिलाफात थे एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बल्कि उनसे जो पूछा गया जनरल फैज के बारे में कितने इंटरव्यूज में, तो उन्होंने कहा मुझे तो ख्याल ही नहीं था कि उसको लगाना नहीं लगाना, मेरे सर पे अफगानिस्तान था। तीसरी बात, क्या ये बात कहना जो मैं खान साहब की एक बात से सिर्फ डिसएग्री करूंगी, जो उन्होंने बोला कि ये ऐसा आर्मी चीफ ढूंढ रहे हैं जो उनकी करप्शन को ओवरलुक करें। कभी भी किसी आर्मी चीफ को करप्शन या नॉन करप्शन में आना नहीं चाहिए, वो तो उनकी ओथ में लिखा होता है कि वो तो गैर सियासी होंगे। ठीक है। चौथी बात, आर्मी को मलाइन करना बहुत बड़ा गुनाह है मेरी नजर में, क्राइम तो देखी जाएगी। ये वो फौज है जो कुर्बानियां देती है, दिन रात देती है। अगर एक शहीद होता है तो 40 बंदे ज़रबे अज़ब, ज़रबे रद्दुल फसाद, उसकी वजह से उनकी कितनी जिस्मानी मसाइल हो गए, किसी के पैर नहीं, किसी आंख नहीं, किसी के कान नहीं है। वो लोग मुझे आपको नहीं आते, उनकी बेवाएं जो होती हैं जो शहीद हो जाते हैं, मुझे आपको नहीं नजर आती हैं। और ये कहना
کہ خان اینٹی آرمی ہے, اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. معذرت کے ساتھ خان صاحب کی 100 اسپیچز نکال کے دیکھ لیں جلسوں کی, میں آپ کو شارٹس بھیج دیتی ہوں جس میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ فوج میری زندگی سے زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر آپ نے جنرل ضیاء والا اور جنرل مشرف والا ایکسپیریمنٹ ریپیٹ کرنا ہے اس ملک میں, کہ بھٹو صاحب لے کے آئے جنرل ضیاء کو, آپ نے پاکستان کا حال دیکھ لیا. آپ نے دیکھا کہ نواز شریف لے کے آئے جنرل مشرف کو, یہ دونوں سپرسیڈ ہو کے آئے تھے, 4 لوگوں کو لے کے آئے تھے. تو اس لیے خان صاحب نے یہ پاکستان میں پہلے ہو چکا ہے, یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہ ہوا ہے. کیا زیغم صاحب آپ یہ اتفاق کریں گے اس بات سے کہ خطرے کی گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہے تھے خان صاحب؟ آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا جو آرمی چیف ہوتا ہے وہ نیب کا چیئرمین بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ ایف آئی اے کا ہیڈ بھی ہوتا ہے؟ کیا وہ سول کورٹ کا بھی ہیڈ ہوتا ہے یا کسی اینٹی کرپشن کے ادارے کا بھی سربراہ ہوتا ہے؟ ابھی شندانہ صاحبہ جو خود کہہ رہی ہیں اور میں ان سے اتفاق کر رہا تھا, اصرار کر رہی ہیں کہ فوج وہ کام نہ کرے جو اس کے کرنے کا نہیں ہے, اور یہ ہمارا کامن گراؤنڈ ہے کہ جو انسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے, جو ان کا کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے, وہ نہ کرے. تو پھر یہ بات کدھر سے آ گئی؟ یہ نمٹنا کرپشن سے فوج کا رول کب سے ہو گیا؟ آپ انہیں ادھر گھسیٹنا چاہتے ہی کیوں ہیں؟ 4 سال آپ کے پاس تھے, اینٹی کرپشن کے اداروں کا آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کتنی ٹرانسپیرنسی ملک میں لے کر آئے. دیکھیں ٹرانسپیرنسی کی بھی تو ایک سائنس ہے نا پوری. آپ نے ملک کے جوڈیشل سسٹم کو کتنا مضبوط کیا, نیب کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا, یہ سب ظاہر ہو جاتا ہے کہ کتنی دلچسپی ان کی تھی کرپشن کے معاملے میں, یا جو باقی پارٹیاں اور دیگر اشرافیہ ہے ان کی کرپشن کے معاملے میں کتنی دلچسپی ہے. ایک چیز ہے کرپشن کا مسئلہ, ایک چیز ہے کرپشن کا نیریٹو. پی ٹی آئی کے پاس کرپشن کا نیریٹو ضرور ہے, لیکن کرپشن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا. اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم پہ اختیار نہ ہو پک کرنے کا, تو کیا 4 سال میں کوئی ایسی تبدیلی کی کوشش کی گئی؟ کوئی ایسا نارم سیٹ کیا گیا کہ طریقہ جو ہے وہ انتخاب کا مختلف ہو جائے, وزیر اعظم کا اختیار ختم ہو جائے, کوئی بورڈ بن جائے یا سینئر آٹومیٹک بن جائے؟ کیونکہ عمران خان اپوزیشن میں چلے گئے ہیں تو اب وزیر اعظم کا حق ختم ہو جائے گا کہ وہ کس جرنیل کو چیف آف دا آرمی اسٹاف بنائے, اور جس کو وہ بنائے گا وہ مشکوک ہو جائے گا, وہ کمزور قرار پائے گا, وہ کولیبوریٹر قرار پائے گا, اس لیے کہ ایک ایسے وزیر اعظم نے انتخاب کیا ہے آرمی چیف کا جو عمران خان کے سیاسی مخالف ہیں. جب میری سمجھ سے تو یہ باتیں بالکل بالاتر ہیں. بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا, انہوں نے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں اور ان کا ذکر ہو رہا ہے ہمارے سیلابی علاقوں میں اور متاثرین کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے کراچی میں صحت کے حوالے سے جو ایک ایشو ہے, اور وہ ہے ڈینگی کا. ایک ایسے وقت میں جب ہم سیلاب کا بھی ذکر کر رہے ہیں, متاثرین کا بھی ذکر کر رہے ہیں, بہت بات ہو رہی ہے کہ ایک دفعہ جب پانی جو ہے وہاں سے چلا بھی جائے گا تو صحت کے کتنے چیلنجز ہو سکتے ہیں. تو اس وقت جو سندھ کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں بھی ہیلتھ کے ایسے ایشوز ہیں جن کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, اور یہ ڈینگی کیسز جو ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے کراچی شہر میں. محکمہ سندھ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی میں 80 کے قریب جو کیسز ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں. پورے شہر میں جو کیسز ہیں ان کی تعداد 800 کے قریب ہو چکی ہے. ماہرین جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وقت پہ اقدامات نہیں کیے گئے تو یہ بھی ایک جو ہے بڑی وبا بن سکتی ہے, شہر کے لیے بہت مسائل ہو سکتے ہیں. سارے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب, سی ای او ہے انڈس ہاسپٹل کراچی. ویلکم ٹو دا شو سر. جی ڈاکٹر صاحب, ڈینگی کیسز ایک دم بڑھنا شروع ہوئے ہیں, یا کیوں پارٹلی یہ بھی رہا کہ کیونکہ سب کی توجہ متاثرین اور سیلاب کی طرف تھی تو اندازہ نہیں ہوا جب تک نمبر بہت بڑھ گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. واقعی ڈیفینیٹلی بہت بڑھ رہے ہیں کیسز, اور یہ ایکسپیکٹیشن تھی کیونکہ کراچی میں بھی جو ہے نا بارشیں بہت ہوئی ہیں,
اور پانی بہت رہا ہے، جمع رہا ہے، ابھی تک کچھ علاقوں سے پانی نہیں گیا ہے، تو اس پہ ایکسپیکٹیشن تو ڈیفینیٹلی تھی کہ ڈینگی اور ملیریا دونوں بڑھیں گے، اور دونوں کے کیسز آ رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹل کو بھی لوڈ کافی ہے اور کافی کیسز اس کے میں آ رہے ہیں. لیکن مجھے زیادہ فکر اب جو ہے نا وہاں کی ہے، انٹیریئر سندھ کی ہے، جہاں پر جو ہے نا، کیونکہ سندھ جو ہے نا پلین ہے بالکل، اور وہاں پر پانی جو ہے نا رکا رہے گا اور کافی عرصے تک رکا رہے گا. تو اس کے لیے پریونٹیو میجر لینا بہت ضروری ہے، اسپرے کر لینا پہلے ضروری ہے، اس سے پہلے کہ وبا آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. ڈاکٹر صاحب اگر ہم انٹیریئر سندھ کا ہی ذکر کر لیں اس حوالے سے، کیونکہ وہاں سے بھی کافی اس طرح کی تصاویر اور فوٹیج سامنے آئی ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو کالے بادل سے نظر آ رہے ہیں یہ بادل نہیں ہیں، یہ مچھر ہیں. تو سر اب وہاں تو پانی کھڑا ہوا ہے اور کوشش یہ ہے کہ کہیں سے شگاف کر کے بند توڑ کے وہ آگے اس کو سمندر کی طرف بھیجا جائے. تو کیا وہاں بھی فیومیگیشن ہی اس وقت جواب ہے یا کوئی اور اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں، کوئی حکومت جو این جی اوز وہاں کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی یہ فیومیگیشن کا تو رول ہے. اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے جس کے اوپر زور بھی دیا جا رہا ہے وہ بیڈ نیٹس ہیں، کہ وہ بیڈ نیٹ پرووائڈ کیے جائیں. دیکھیں کتنا بھی کنٹرول کر لیں، ان کو کنٹرول کرنا، ماس اسپرے کرنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ کرنا پڑے گا. اور یہ جو ہے نا بیڈ نیٹس دینا ضروری ہے. اور اگر بیڈ نیٹس نہیں ہیں تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ جو اس کا کپڑا ہوتا ہے بیڈ نیٹس کا، اس سے آپ جو آپ کے ٹینٹس ہیں ان کے جو دروازے ہیں ان کو اس کے اوپر وہ لگا دیا جائے تاکہ مچھر اندر ہی نہ جائے. اور آپ کیونکہ ایک بیڈ نیٹ تو ایک آدمی کو ملے گا، یہ تو پورا خاندان بچ سکتا ہے کہ مچھر اندر نہ جائیں. تو اس کے آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آنا ہوگا. یہ افریقہ میں کافی یوز ہوا تھا کہ انہوں نے ٹینٹس کے بعد جو ان کے پردے تھے اس کو انہوں نے کپڑا بنا، کیونکہ بیڈ نیٹس بنانا پھر اس کو اویلیبلٹی کے ایشوز ہیں اس وقت بہت زیادہ، تو ہم کو آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے آنا ہوگا. یہ ہم نے ایڈوائز بھی کیا تھا اور اس کے اوپر کچھ کام بھی ہو رہا ہے اس کے اوپر. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایڈوائز کیا تھا، تو کیا اس کے لیے بھی تو آپ کو سر کوئی پلاننگ یا حکومت کو پلاننگ کرنی پڑے گی؟ کیا آپ لوگ ٹریننگ کریں گے؟ کیونکہ این جی اوز ہیں، ویسے والنٹیئرز کام کریں اس وقت. ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا وہ ایک ڈیفیوزڈ سا نیٹ ورک ہے جو لگا ہوا ہے، جس میں انڈیویجولز بھی ہیں، آرگنائزیشنز بھی ہیں، لوکل انتظامیہ ہے، ہر کوئی اپنی مدد مطلب کہ خود سے یہ لگا ہوا ہے. تو کیسے آپ اس انفارمیشن کو ڈسیمنیٹ کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو پی ڈی ایم اے جو ہے ان کے سب جگہ سے کانٹیکٹس ہیں، اور اس کے بعد اس کا پورا گائیڈ لائنز بنا دی گئی ہیں جو ہمارے ایکسپرٹس نے بھی بنا کے دی ہیں، جس کو ہم ڈسیمنیٹ کر رہے ہیں. واٹس ایپ نے ایک اچھا میڈیم دے دیا ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے گروپس بنے ہوئے ہیں جہاں پر مختلف گروپ جو جا رہے ہیں. اور میری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ تمام جو این جی اوز ہیں وہ سب ایک طرف نہ لگے رہیں، ڈیوائیڈڈ کر لیں اپنے ایریاز کو جس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے، تاکہ وہ ایک کنسنٹریٹڈ ایفرٹ ہو. ڈپلیکیشن آف ریسورسز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تو کووڈ نے یہ تھوڑی بہت کوآرڈینیشن کا میکانزم ڈیولپ کر دیا تھا. لوگ آپس میں اس قسم کی بات چیت کر رہے ہیں، ایک کوآرڈینیٹڈ میکانزم چل رہا ہے. اور وہ اس وقت کے جو ایپس وغیرہ بنے ہوئے تھے وہ کام آ رہے ہیں. تو وہ اوپر بس کووڈ سے نکلے نہیں تو یہ ایک اور سانحہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جلد از جلد ہم اس وبا سے نکلیں، اس سیلاب سے، اور آگے جو پانی آنا ہے وہ اتنا نہ ہو کہ یہ مزید اس کی تباہی پھیلائے گی. تو ڈاکٹر صاحب ڈینگی کا بھی مسئلہ ہے، اور وہ کیونکہ گرمی زیادہ رہے گی سندھ میں، کراچی میں، تو وہ زیادہ چلے گا بھی صحیح کمپیئر ٹو لیٹ سے جیسے اسلام آباد یا راول پنڈی کا علاقہ ہے. پر سر اس کے ساتھ ساتھ اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں جن کا آپ کو خدشہ ہے کہ متاثرین میں بھی پھیلیں گی؟ پھر آبویسلی متاثرین جو ہیں وہ شہر کا رخ بھی کریں گے، کراچی شہر پہ بھی اس طرح کی وبا پھر آ سکتی ہے. واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ ان ٹرمز آف ادر ڈیزیزز؟ دیکھیں ایک تو ملیریا ساتھ اٹھے گا، اور جو ملیریا اور ڈینگی کمبینیشن میں ہو تو اس میں کمپلیکیشن کے چانسز بڑھتے ہیں. تو وہ دونوں کو ایک ہی طریقے سے کنٹرول کرنا ہے. اس کے علاوہ کالرا کا آؤٹ بریک ہو سکتا ہے، اور جو ہے ٹائیفائڈ وغیرہ، یہ ساری چیزیں ہیں. وی کین سی کہ بہت ساری چیزیں ہوں گی. ایک بات سمجھانے کی ہے لوگوں کو کہ جی ڈینگی جو ہے نا
मेजॉरिटी जो है ना सिंपल मेजर्स से, जो कि सिंपल पैनाडोल और उसका एक पूरा कोर्स होता है कि जी वो 5 से 5 दिन तक फीवर रहता है, उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, उसको मॉनिटर करना है। और पैनाडोल के साथ और हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। आप पानी ज़्यादा, लिक्विड ज़्यादा पिएँ, और लिक्विड पानी की सूरत में सिर्फ नहीं, ORS हो, फिर लस्सी हो, दूध के जूसेस हों, ताकि उसके साथ नमकियात भी जाएं। हम पानी जब पीते हैं तो उसके मसाइल, सिर्फ पानी पीते तो उसके अपने मसाइल आते हैं। और जो प्लेटलेट के ऊपर लोगों का एकदम रुझान होता है कि प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट चाहिए, प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं होती जब तक कि कोई 10,000 से नीचे जब उसका काउंट आए। दूसरा ये कि कहीं से अगर ब्लीडिंग हो रही हो। और पैनाडोल के अलावा कोई और चीज़ न लें, क्योंकि एस्पिरिन या ब्रूफिन वगैरह न लें, उससे भी जो है ना हेमरेजिक कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं। तो लोगों को ये समझना है, और उसमें कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। सिर्फ 1% से कम लोगों को कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और वो अगर सही वक्त पे कर ली जाएं तो उसका सद्भाव हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमारे लिए काला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे मंचर लेक के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे मंचर लेक का, जो सिंध के शहर सेहवन के करीब वाक़ है। इसमें भी सैलाबी पानी आने के बायस ओवरफ्लोइंग का जो है वो ख़तरा है, और सिंध हुकूमत ने फ़ैसला किया उसमें कट्स लगाने का। ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी झील है, मगर मीडिया रिपोर्ट्स जो सामने आई हैं वो ये कह रही हैं कि झील में एक कट लगाने के बावजूद जो पानी का लेवल था वो कोई ख़ास कम नहीं हुआ, और वो ख़तरनाक लेवल पर ही रहा, जिसकी वजह से अब ये फ़ैसला किया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ मुकामात पर 2 और कट्स लगाए जाएंगे। जो पहला कट था उसकी वजह से भी जो करीब इलाके थे वहाँ पानी घुस गया है, कुछ जो वहाँ देहात थे उधर ज़िंदगी मुतासिर हुई है, मगर फिर भी अभी ये फ़ैसला करना है कि 2 मज़ीद कट्स जो हैं वो लगाए जाएँ। इस मौजू पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद कुर्बान बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, दादू में बेस्ड हैं। वेलकम टू द शो सर। जी कुर्बान साहब, क्या इत्तलात है मंचर झील के हवाले से? एक कट लगाने से क्यों इतना फ़र्क नहीं पड़ा कि अब 2 मज़ीद कट्स का जिक्र हो रहा है और वो कंसिडर किए जा रहे हैं? मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। अब सूरत हाल ये है कि आज मैं खुद वहाँ गया था जहाँ RT 14 पे कट लगाने की बात हो रही है, और वहाँ से जो पानी खारिज हो रहा है वो एक इलाका है, दांस्तर उसको कहते हैं, एक ड्रेन टाइप जगह है जहाँ से ये पानी खारिज होकर दरिया सिंध में जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये दादू, जोही, सेवन, बानसैदाबाद, खुदाबाद, ये जो भी शहर इस एरिया में बसते हैं, कुछ शहर MNV के मशरिक में है, कुछ मगरब में है, इनके अवाम के साथ मेरे ख्याल में उनकी आंखों में धूल डालने की कोशिश की गई, ये कट लगा कर, और ये तासुर दे के इन शहरों को बचाने के लिए ये कुछ किया गया है। मेरे ख्याल में ये सिर्फ लोगों की आंखों में धूल के अलावा कुछ भी नहीं है। मैं वहाँ गया हूँ आज, और वहाँ कोई 700-800 क्यूसेक से ज्यादा पानी मंचर से खारिज नहीं हो रहा। हालांकि मंचर में जो पानी दाखिल हो रहा है वो मेरे ख्याल में 50 से 7,000 क्यूसेक पानी दाखिल हो रहा है। कुर्बान साहब, मगर ये भी तो समझाएं कि ये क्यों धूल झोंका जा रहा है? क्या मतलब कि वो पानी वहाँ से खारिज करना नहीं चाहते, कि या खतरा नहीं है, और ये सिर्फ एक आप कहने की क्या कोशिश कर रहे हैं सर? मैम, शदीद खतरात है। दादू को, जोही को, सेवन को, भान को। मैंने आज यहाँ जोही से, मैं अभी पिछले 5 रोज से जोही में बेस्ड हूँ, मेरा आबाई गाँव है, और इसके तकरीबन मशरक की तरफ ये रिंग बंद लोगों ने बनाया है। कोई 15 फुट की मिट्टी की दीवार बनाई है, रिंग बंद बनाया है, शहर को लोग बचाए बैठे हैं पिछले 9 से 10 दिनों से। सरकार की सिर्फ मशीनरी के हवाले तक मदद तो हो रही है, बाकी सरकार गायब है। और मैं समझता हूँ कि मैंने पिछले 5 रोज में शिकारपुर से लेके सेवन तक सफर किया है, मुझे कहीं भी सरकार नजर नहीं आई
लोग जो उनकी हालत बहुत बुरी है, लोगों के डूब गए हैं, जो लोग बैठे हैं तो कहीं पानी में बैठे हैं, कहीं भी कोई रिलीफ ऑपरेशन दिखाई नहीं दे रहा, कोई कहीं भी टेंट सिटी ऑर्गेनाइज तरीके से दिखाई नहीं दे रहा। मैं 5 दिन से जोई सिटी में हूँ, यहाँ जो भी ओहदेदार है वो मेरे जानने पहचाने वाले हैं, मैं उनका वोटर हूँ। मुझे 5 रोज में कोई ऐसा नुमाइंदा इंतजामी नहीं। कुर्बान साहब, मगर मंशर लेक का हमें मसला समझाएं, वहाँ क्यों आपके ख्याल में धूल झोंका जा रहा है? क्या कट लग रहा है या नहीं? मैं समझता हूँ मैम के पहले इन्होंने प्लान नहीं किया, उनकी ये कोशिश थी कि वहाँ मंशर में अगर जो अड़ल 2 स्पॉट हैं जहाँ से नेचुरली मंशर से पानी दरिया सिंध में जा रहा है, इनकी ये सोच थी कि वहां से पानी खारिज होगा तो उसका लेवल मेंटेन रहेगा, बाकी उन्होंने कट नहीं लगाए। अब उन्होंने RD 14 पे जो कट लगाया है वो बिल्कुल एक ऐसी जगह पे लगाया है, उसका लेवल पानी से ऊपर है, वहां से पानी वो खारिज हो रहा है जो 223 फुट से ऊपर का पानी है, बाकी मंशर में अभी भी 223। बहुत बहुत शुक्रिया कुर्बान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए ही, विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।